हाय बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं मोनू शर्मा फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक लिखा नहीं है, लिख देते हैं। टॉपिक है आपके सामने आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। बच्चों, हमने गैस लॉज के बारे में देखा, सुना, पढ़ा, आपको बताया गया। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गै-लुसैक्स लॉ, ये सारे जो लॉ थे, इन लॉ को बाद में क्या किया गया? कंबाइन किया गया। कंबाइन करने के बाद हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन आई। तो देखिए कैसे आई। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट रखा था बॉयल्स ने? टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस, और बताया था V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। नेक्स्ट लॉ था अकॉर्डिंग टू दी चार्ल्स लॉ। इसमें क्या कांस्टेंट रखा था? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ गैस V is directly proportional to temperature. According to the Avogadro's law, क्या करा था इसने? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर V is directly proportional to number of moles of gas। तीन इक्वेशन आ गई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तीनों को कंबाइन कर दीजिए। कंबाइनिंग these इक्वेशंस, कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? V is directly proportional to 1 by P temperature and number of moles। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आएगी, दैट इज R, T N अपॉन में P। इसको आप इधर ले जाइए, PV equals to nRT, and this equation is known as ideal गैस इक्वेशन। बच्चों, इन लोगों को कंबाइन करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आई, जिसको नाम दिया गया आइडियल गैस इक्वेशन। और इसमें जो कांस्टेंट टर्म लिया गया बच्चों, R, मोस्ट इंपॉर्टेंट है R, वेयर R इज गैस कांस्टेंट। ये गैस कांस्टेंट होता है, हर गैस के लिए क्या होगा? ये सेम होगा। तो R is same for all gases, therefore it is also known as क्या? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हर जगह सेम होती है, तो इसको जो नाम दिया गया वो दिया गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसे बच्चों, इसे आप नोट कीजिए। आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। आइए बच्चों, अब आगे देखते हैं। हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो R है, उसकी जो वैल्यू होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है? वो एक्चुअली प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम की यूनिट पे डिपेंड करती है। उसके अकॉर्डिंग फिर वैल्यू आती है। देखिए, निकालते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की R की जो वैल्यू होती है। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं PV equals to nRT। ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है।
और यहां से R इक्वल्स टू, R ये है, NOT को उसके नीचे डिवाइड कर दीजिए, PV अपॉन में NT। तो यहां से हम R की वैल्यू निकालेंगे। उससे पहले आप एक चीज लिख दीजिए, द वैल्यू ऑफ R डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं। इफ प्रेशर हम एटीएम में ले लेते हैं 1 एटीएम, टेम्परेचर ले लेते हैं 273.15 केल्विन, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, और वॉल्यूम हम ले लेते हैं 22.4 लीटर। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था बच्चों, जो प्रेशर आप एटीएम में लेते हैं तो जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे टेम्परेचर प्रेशर जो होता है उस कंडीशन पे आपके पास जो वॉल्यूम है वो आएगी 22.4 लीटर। तो यहां पर आप R इक्वल्स टू PV अपॉन में NT, अब इनकी वैल्यू पुट कीजिए। P है आपका 1 ATM, इनटू में वॉल्यूम है 22.4 लीटर, डिवाइडेड बाय N है 1 मोल, और टेम्परेचर है 273.15 केल्विन। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा 0.0821, यूनिट हो जाएगी ATM, लीटर पर मोल पर केल्विन। अगर आपको वॉल्यूम ml में दी है तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, तो वैल्यू आएगी आपके पास 82.1 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। तो एक तो वैल्यू आ गई आपकी 82.1 ATM, सॉरी यहां लीटर की जगह पर ml। ठीक है, एक वैल्यू हो गई आपकी ये वाली जिसमें वॉल्यूम हमने लीटर में ली है और नीचे वाले में ml में। सेकंड कंडीशन ले लेते हैं एक और, इफ प्रेशर इक्वल्स टू, पास्कल में ले लेते हैं 10⁵ पास्कल, टेम्परेचर ले लेते हैं 273.15 केल्विन, नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं 1 मोल, एंड वॉल्यूम बच्चों पास्कल में जब टेम्परेचर होता है तो वॉल्यूम होती है 22.7 लीटर, और यहां पर जो हम लेंगे इसको मीटर क्यूब में लेंगे 10⁻³ मीटर क्यूब। अगर आप लीटर को चेंज करते हैं तो आपका 10⁻³ मीटर क्यूब आता है। तो इस वॉल्यूम को और इन वैल्यूज को आप इसमें पुट कीजिए, PV अपॉन में NT। तो देखिए क्या आता है, P है आपका 10⁵ पास्कल, इनटू में वॉल्यूम है 22.7 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय N है 1 मोल एंड टेम्परेचर है 273.15 केल्विन। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बच्चा आएगा 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अब बच्चों जो 1 पास्कल होता है दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर की यूनिट होती है। अगर आप देखें प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स बाय एरिया, और यहां प्रेशर की यूनिट 1 पास्कल है, इधर फोर्स की यूनिट न्यूटन, और एरिया क्या हो गया आपका मीटर स्क्वायर। तो आपके पास 1 पास्कल इक्वल्स टू आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू इसमें पुट कीजिए, R इक्वल्स टू 8.314 पास्कल की जगह पे लिख दीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, देन मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर बचेगा आपका। 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन।
एक वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। अगेन एक और वैल्यू आ जाएगी। वी नो 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 1 जूल। वर्क डन का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क की यूनिट होती है 1 जूल, फोर्स हो गया न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर। तो आप यहाँ पे इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं। R इक्वल्स टू 8.314 न्यूटन मीटर की जगह पर आप लगा सकते हैं जूल पर मोल पर केल्विन। एक ही आ गई बच्चों। लास्ट एक और देख लेते हैं, थर्ड। अगर प्रेशर आपको बार में दिया है, टेम्परेचर ले लेते हैं 273.15 केल्विन, नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं 1 मोल, और वॉल्यूम ले लेते हैं बच्चों यहाँ पे 22.7 डेसीमीटर क्यूब। लीटर में भी ले सकते हो, सेम आएगा। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर। तो R इक्वल्स टू होगा आपके पास PV अपॉन में NT। तो P है 1 बार इंटू V है 22.7 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स है 1 मोल एंड टेम्परेचर है आपके पास 273.15 केल्विन। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपके पास आएगा 0.0831 यूनिट हो जाएगी बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो ये बच्चों इस तरीके से आर की वैल्यू आती है। अलग अलग वैल्यू है, आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होगी, इनको आपको ध्यान रखना है, इसे आप नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अब आगे चलते हैं। इसमें आइडियल गैस इक्वेशन जो हमने डिराइव की है, अब उससे हम और देखिए क्या क्या डिराइव कर सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन से जैसे हमने सारे लोगों को कंबाइन करके आइडियल गैस बनाई थी, उनसे सारे लोगों को डिराइव भी कर सकते हैं। बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, एवोगैड्रो लो, इनको भी डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए करते हैं कैसे करना है उनको डिराइव। उससे पहले एक रिलेशन और करते हैं, डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैस। वो भी आपका आइडियल गैस इक्वेशन से ही निकल के आएगा। तो हेडिंग डाल दीजिए डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ द गैसियस सब्सटेंस। तो वी नो, हमें मालूम है आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू nRT, और PVN होता है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। यहां लिख देते हैं सिंस N इक्वल्स टू W अपॉन में M। W जो है वो मास है और कैपिटल M जो है वो मोलर मास है। अब हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं, PM V को उसके नीचे ले आइए, W अपॉन में V RT, और वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, डेंसिटी, W बाय में V, ये हो गया आपका डेंसिटी। तो आपके पास आ गया PM इक्वल्स टू DRT एंड D इक्वल्स टू PM अपॉन में RT। ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास अब आगे हम निकालते हैं कैसे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ जो डिराइव की गई इस इक्वेशन से। तो हमारे पास इक्वेशन है PV इक्वल्स टू nRT। इसको रीअरेंज कर देते हैं, PV अपॉन में NT इक्वल्स टू R। R क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन में N1 T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन में N2 T2, और जिसकी वैल्यू आएगी बच्चों क्या आएगी, कांस्टेंट। जैसे बॉयल्स लॉ में करा था P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, कांस्टेंट था। चार्ल्स लॉ में भी ऐसे था, V1 बाय में T1 इक्वल्स टू V2 बाय T2, वो भी कांस्टेंट था। तो इसको भी कर सकते हो आप। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है। अब अगर इसके अंदर हम गैस का अमाउंट फिक्स कर देंगे, यहाँ पे N1 यहाँ पे N2 दोनों में अलग अलग है। मान लीजिए 1 मोल ले लेते हैं, फिक्स कर देते हैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, P1 V1, N1 की जगह तो 1 हो जाएगा, तो T1
P2 V2 upon में T2, and this equation is known as combined gas law equation। बच्चों इसको बोलते हैं कंबाइंड गैस लो इक्वेशन। आपके पास यहां पर 6 वेरिएबल है, अगर एक वेरिएबल आपको फाइंड आउट करना है और 5 वेरिएबल दिए हैं तो आप निकाल सकते हो। इस इक्वेशन को बोलते हैं कंबाइंड गैस लो इक्वेशन। आगे देखते हैं बच्चों, चलिए हमारे पास जो इक्वेशन आई है यहां लिख देते हैं P1 V1 अपॉन में N1 T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन में N1 T2। ये इक्वेशन हम यूज करते हैं। जो गैस लो आए हैं हमारे पास, बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, उनको कैसे आप डिराइव करेंगे, इस इक्वेशन से डिराइव करते हैं। चलिए सबसे पहले करते हैं बॉयल्स लो। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लो, according to the Boyle's law। Boyle's law ने क्या बताया था बच्चों? P1 V1 equals to P2 V2। चलिए इस इक्वेशन से डिराइव करते हैं। तो यहां पे आप हेडिंग डाल दीजिए, डिराइव Boyle's law from आइडियल गैस लो। ये दिया था बॉयल्स लॉ ने। तो अब आपके पास, मेरे पास ये इक्वेशन है P1 V1 अपॉन में N1 T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन में N1 T2। बच्चों बॉयल्स ने क्या कांस्टेंट रखा था? बॉयल्स ने हमारे को रिलेशन दिया था प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा था। तो इसमें भी आप कांस्टेंट कर दीजिए, एट constant temperature and n number of moles। कांस्टेंट कर देंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इसको ये दोनों कट जाएंगे, आपके पास आ जाएगा P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो ये बॉयल्स लॉ आ गया आपके पास। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? चार्ल्स लॉ क्या था हमारे पास? V1 अपॉन में T1 V2 अपॉन में T2। ठीक है, चलिए B निकालते हैं। चार्ल्स लॉ लिख दीजिए आप, डिराइव चार्ल्स लॉ फ्रॉम आइडियल गैस लो। फिर से इक्वेशन लीजिए, P1 V1 अपॉन में N1 T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन में N2 T2। चार्ल्स ने क्या कांस्टेंट रखा था? रिलेशन दिया था वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में। तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, तो प्रेशर कट जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कट जाएंगे, आपके पास आ जाएगा V1 अपॉन में T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन में T2। ये भी आ गया। उसके बाद है आपके पास C, डिराइव एवोगैड्रो लॉ फ्रॉम आइडियल गैस लो। फिर से ले लीजिए P1 V1 N1 T1 P2 V2 N2 T2। एवोगैड्रो ने क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो, तो एवोगैड्रोस लॉ, ये था आपके पास V1 अपॉन में N1 V2 अपॉन में N2। तो कांस्टेंट कर दीजिए एट कांस्टेंट, रिलेशन दिया वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, कांस्टेंट क्या हुआ? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो प्रेशर कट कर दीजिए, टेम्परेचर कट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? V1 अपॉन में N1 V2 अपॉन में N2। तो इस तरीके से आप जो है इस लॉ को
यूज कर सकते हो आइडियल गैस लॉ को टू डिराइव द बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। आप चाहें तो इससे गे लुसेक्स लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं। उसने क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू गे लुसेक्स लॉ, गे लुसेक्स लॉ उसका था बच्चों आपके पास, इसने कांस्टेंट रखा था आपका वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। तो आपके पास था P1 अपॉन में T1, P2 अपॉन में T2, ये रिलेशन दिया। तो देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं इसको फिर से, अगेन इक्वेशन ले लीजिए। P1 V1 अपॉन में N1 T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन में N2 T2। क्या कांस्टेंट रखा है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, कट कर दीजिए वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को, तो आपके पास यही आ जाएगा P1 T1 इक्वल्स टू P2 बाय T2। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि एग्जाम में आता है बच्चों, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए बच्चों आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लॉ पे, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर डाल्टन ने जो है एक लॉ दिया था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इस लॉ को देखते हैं बच्चों क्या बताया इसमें। डाल्टन ने बोला कि हमारे पास सपोज कीजिए हम तीन गैस लेते हैं, एक गैस ले लेते हैं ए, एक इस कंटेनर में ले लेते हैं, एक इस कंटेनर में ले लेते हैं, एक इस कंटेनर में ले लेते हैं। तो यहां पे रख दीजिए गैस ए, इसके जो पार्टिकल्स हैं यहां पे हैं, गैस बी, ये इसके पार्टिकल हैं, गैस सी, ये इसके पार्टिकल हैं। ये तीन गैसेस ली इन्होंने और इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा उसको मान लेते हैं P1, इस गैस का पार्शियल प्रेशर मान लेते हैं P2, इस गैस का पार्शियल प्रेशर मान लेते हैं P3। तीनों ही गैस का अपना अपना इंडिविजुअल एक प्रेशर होगा। अब इन तीनों गैस को एक कंटेनर के अंदर मिक्स कर दीजिए। इस गैस को लीजिए, इसमें डाल दीजिए, इस गैस को एंड इसको, तीनों को एक बड़े से कंटेनर में मिक्स कर दीजिए। अब इन गैसों को मिक्स करोगे तो बच्चों कंडीशन ये है कि ये जो गैस है वो नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। ये जो गैसेस हम ले रहे हैं जब आप मिक्स करते हो इसके अंदर तो ये आपस में एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती, दैट मींस कि हमें नॉन रिएक्टिव गैसेस लेनी है। अब जैसे तीनों को आपने इसमें मिक्स करा तो मिक्स करने के बाद अब इसका जो प्रेशर होगा टोटल कंटेनर का, मतलब टोटल इस गैस का मिक्सचर, वो डाल्टन ने बोला वो होगा, हम इसको लिख देते हैं P टोटल, इसका जो टोटल प्रेशर है उसको डिनोट करते हैं P टोटल से, और बोला कि वो इक्वल्स टू होगा सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ईच गैस। तो आपके पास P1 P2 P3, ये डाल्टन ने बताया कि अगर हम कोई नॉन रिएक्टिव गैस लेते हैं, उनका खुद का अपना प्रेशर है, उसको किसी एक कंटेनर में आप डालते हैं, उनका जो मिक्सचर आता है उस मिक्सचर का टोटल प्रेशर जो होगा वो इन तीनों गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा, ये बताया डाल्टन ने। अब इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं। सबसे पहले आप लिख दीजिए द टोटल प्रेशर exerted by the mixture of non-reactive gases is equal to the sum of the partial pressure of
इंडिविजुअल गैसेस। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। दिस इज योर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और इनका जो फॉर्मूला निकल के आया बच्चों वो आया P टोटल इक्वल्स टू P1 P2 प्लस P3। और किस कंडीशन पे निकला था बच्चों? ये जो कंटेनर जो मिक्स कर रहे हो ये होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, तो आप लिख दीजिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जो हम ये प्रेशर निकालेंगे इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो P टोटल इक्वल्स टू, डाल्टन ने बताया, P1 प्लस P2 प्लस P3। अब ये जो प्रेशर आता है बच्चों, जो गैस होती है जनरली जो हम गैस कलेक्ट करते हैं वो वाटर के ऊपर की जाती है। लेबोरेटरी के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें जो गैस आप कलेक्ट करते हो वो वाटर के ऊपर जो है कलेक्ट की जाती है। तो उसमें कुछ मॉइस्चर पार्ट भी आ जाता है, वाटर के भी पार्ट आ जाते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई ये कंटेनर है ऐसे, ठीक है, इसके अंदर पानी आपने फिल करा हो, ये वाटर है, और इसमें मैंने एक यू ट्यूब ऐसे जो है लगा रखी है, फिट कर रखी है, और यहां पर मैंने कोई रिएक्शन कराई कि पाइप है, यहां से जो गैस है वो इसके अंदर आ रही है, इधर से मान लीजिए ऑक्सीजन गैस आ रही है, O2 गैस। अब इस गैस का जो प्रेशर होगा, जो यहाँ पे गैस कलेक्ट होगी, जो गैस के पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे, तो जो ये गैस कलेक्ट होगी बच्चों, देखिए गैस आ रही है ये वाली, तो यहां पे एक तो प्रेशर होगा किसका, O2 का, यानी कि प्रेशर ऑफ O2 गैस, प्लस इसमें कुछ मॉइस्चर पार्ट भी होगा, वाटर का भी होगा, प्रेशर ऑफ मॉइस्चर H2O कर दीजिए। तो यानी कि जो हमने गैस यहाँ पे कलेक्ट करी है, जो ये प्रेशर हम ले रहे हैं P1 P2 P3, तो इसमें कुछ हमारे पास वाटर का भी प्रेशर एग्जर्ट है। तो हमें ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इक्वल्स टू जो इसका टोटल प्रेशर होगा P टोटल, यानी कि दोनों का सम, माइनस ये ड्राई गैस मान लीजिए, ये जो है O2 ये ड्राई गैस, इन दोनों का सम P टोटल के इक्वल हो गया। तो इसके प्रेशर को माइनस करना पड़ेगा। तो इस प्रेशर को, जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है मॉइस्चर के थ्रू, दैट इज नोन एज एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन। इस प्रेशर को जब इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। तो एक्वस टेंशन क्या होता है बच्चों, द pressure exerted by the saturated water vapors। ये अलग से सैचुरेट हो गए हैं वाटर, यहाँ पे इसका जो प्रेशर होगा दैट इज नोन एज एक्वस टेंशन। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सैचुरेटेड वाटर वेपर इज नोन एज एक्वस टेंशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों, एक्वस टेंशन क्या होता है। तो एक्वस टेंशन होता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सैचुरेटेड वाटर वेपर्स इज नोन एज एक्वस टेंशन, जो यहां पर आपको मैंने बताया। ये आप नोट कीजिए। अब इसके आगे हम एक रिलेशन देखेंगे पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। गैस के मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होता है, जो डाल्टन ने दिया, इसे नोट करिए। आइए बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जब दिया गया उसके बाद फिर एक रिलेशन और निकाला गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो उस रिलेशन को और देखते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए पार्शियल प्रेशर एंड मोल
फ्रैक्शन ऑफ गैस। इसको एक बॉक्स में क्लोज कर देते हैं टॉपिक को। तो मान लीजिए आपके पास, लेट कर लेते हैं, कोई कंटेनर है, इसकी वॉल्यूम है V और इसका जो टेम्परेचर है उसे ले लेते हैं T। इन दोनों को रखते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो ऊपर लिख देते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। तीन गैसेस इसमें ले लेते हैं बच्चों। यहां मैं शो कर देता हूं इस तरीके से। ये कोई गैस A है, ये कोई गैस B है, ये कोई गैस C है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक कंटेनर है, उसके अंदर तीन गैसेस को मिक्स किया गया, तो ये मिक्सचर ऑफ गैस है आपका। तो यहाँ पे जो मिक्सचर है, इसके अंदर जो Pa है, इसका जो प्रेशर है उसे आप P1 ले लीजिए, और जो B गैस है उसका प्रेशर P2 ले लीजिए, और जो C गैस है उसका प्रेशर P3 ले लीजिए। अब जो A गैस है उसके नंबर ऑफ मोल्स को भी आप लेट कर लीजिए। मान लीजिए इसके नंबर ऑफ मोल्स N1 है, B के नंबर ऑफ मोल्स N2 है, एंड C के नंबर ऑफ मोल्स N3 है। तो यहां पे लिख सकते हैं लेट 3 gases are enclosed in a vessel of volume V and temperature T, having pressure P1, P2 and P3 and number of moles N1, N2, N3। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें गैस को मिक्स कर दिया, और मैंने उसकी वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। तो ये जो गैसेस हैं, हम मान लेते हैं कि आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT, और यहां से आप P निकाल लीजिए, वो हो जाएगा आपका nRT अपॉन में V, ठीक है। तो फॉर गैस A उसका प्रेशर P1 है, तो यहां पे लिखते हैं फॉर गैस A P1 इक्वल्स टू N1RT अपॉन में V। फॉर गैस B P2 equals to N2RT upon V. For gas C P3 equals to N3RT upon V। तीनों को आप इक्वेशन दे दीजिए, इसको नंबर 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, इसको 3 दे दीजिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, तीनों गैसेस को एक ही कंटेनर में डाला गया, तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा? P1 प्लस P2 प्लस P3। तो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। यहाँ पे P1 ये, P2 ये, P3 है, तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आएगा N1 RT अपॉन में V प्लस N2 RT अपॉन में V प्लस N3 RT अपॉन में V। इसमें से RT अपॉन में V जो है तीनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे आप लिख दीजिए P टोटल इक्वल्स टू N1 प्लस N2 प्लस N3
और बाहर आ जाएगा RT अपॉन में V। इसको इक्वेशन दे देते हैं 4। ठीक है, अब हम इक्वेशन फर्स्ट और 4 से 4 को देखते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। तो यहां लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 4। डिवाइड करने के बाद क्या आता है देखिए, तो आ जाएगा P1, ये आपकी इक्वेशन 1 है तो इसको यहाँ लिख देते हैं, और ये इक्वेशन आपकी 4 है तो ये आ जाएगा P टोटल, यहाँ हो जाएगा N1 RT अपॉन में V डिवाइडेड बाय P टोटल किसके इक्वल है, N1 प्लस N2 प्लस N3 RT डिवाइडेड बाय V। RT बाय V, RT V बाय V ये कैंसिल हो जाएगा आपका, कैंसिल कर दीजिए और आपके पास आ जाएगा P1 P टोटल इक्वल्स टू N1 अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N3। और ये जो N1 N1 अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N3 ये बच्चों याद कीजिए, ये इक्वल्स टू होगा मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपका, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द टोटल कंपाउंड। तो जो हमारे पास कंपाउंड के टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे या सब्सटेंस के जो होंगे उनको हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो भी हम ले रहे हैं A डिवाइडेड बाय 3 गैसेस हैं तो N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड दिस इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A यानी कि 1। इसको आप लिख सकते हो X1। तो ये आ जाएगा P1 अपॉन में P टोटल इक्वल्स टू X1 और सिंप्लीफाई कर दो P1 इक्वल्स टू P टोटल X1। तो जैसे गैस 1 के लिए आया है रिलेशन, सिमिलरली फॉर गैस B एंड C यानी कि प्रेशर P2 इक्वल्स टू हो जाएगा P टोटल X2 एंड P3 P टोटल X3। तो जो मोल फ्रैक्शन है वो पार्शियल प्रेशर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ज्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे और जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे उतना ही उसका पार्शियल प्रेशर होगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए।